नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है। 93,250 के करीब है, करीब करीब 1% की तेजी। पिछले हफ्ते हमने देखा था 3% से ज्यादा की गिरावट, और वीकली बेसिस पे अगर देखें तो नवंबर के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट वहां पर दिखी थी। लेकिन आज खरीदारी है। क्यों ये खरीदारी आई है और आगे क्या होगा, क्या ये तेजी टिकाऊ है, इन्हीं मुद्दों के साथ शुरुआत करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और टेक्निकल एनालिस्ट विठुपन मजुमदार हैं। साथ ही आगे हमारे साथ आफ्टा के प्रेसिडेंट सुनील बलदेवा होंगे और दीपक भल्लानी होंगे, डीजी हैं इस्मा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए दिव्या गगलानी जी, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने की अगर साल की बात करें तो हमें काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है प्राइजेस के अंदर। 91,000 के करीब आसपास जा रहा है, तो वहां पे हमें एक डिमांड जोन है, प्राइजेस वहां पे सस्टेन हो रहा है अच्छे से, और वहां से एक अच्छी हमें एक रैली देखने मिल रही है। अभी जो रिसेंट जो हमें रैली देखने मिली है, उसका वन ऑफ द रीजन है कि जो मूडी ने जो यूएस के जो क्रेडिट है उसका डाउनग्रेड किया हुआ है, तो उसके एक सपोर्ट मिला है प्राइजेस के लिए। पर अगर हम ओवरऑल अगर बात करें गोल्ड के अंदर, तो थ्री थ्री एमसीएक्स के अंदर 94,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक प्राइजेस ये लेवल ब्रेक नहीं करते तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे में 93,500 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 93,750 का रखे और टारगेट नीचे पे 93,100 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी भी एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 94,000 से लेकर 97,000 के आसपास। ये एक रेंज बना हुआ है। नीचे के जोन में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है प्राइसेस में 9400 के करीब। तो ये लेवल पे मेरा थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है। अगर प्राइसेस में करेक्शन आता है नीचे के लेवल पे तो 94,800 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस हम 93,800 का रखे और टारगेट हम 96,000 का मेंटेन करें। तो दोनों यहाँ पर सोने और चांदी पे दिव्या की राय आपको मिल गई है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय गोल्ड सिल्वर पे? विश्वमोहन जी गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमने गोल्ड में आते हुए देखा, मगर कहीं ना कहीं अगर आप वीकली पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाव अभी भी थोड़े से एक स्टेबल फॉर्म में है। हालांकि एक बाउंस बैक रहा है, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वॉर सिचुएशन थी वो सेटल डाउन होती हुई दिखी है, ट्रेड वॉर सेटल होता हुआ दिखाई दिया है, उससे सेफ हेवन अपील कम हो सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी बेसिकली, मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 94,000 के ऊपर के भाव आते हैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 94,700 का लगाए। टारगेट हमें लगता है कि नीचे 91,700 तक वीकली पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अगर हम देखें तो सिल्वर भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली 32 और 33 डॉलर के बीच मूव कर रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 33 डॉलर एक रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर में भी हमें लगता है कि बाउंस बैक आए तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही कमोडिटी का पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि सनराइज हो सकती है। सिल्वर में भी हमें लगता है करीबन 96,400 के आसपास बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। 97,800 के पास स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 93,300 तक हो सकता है। अगर हम सिल्वर को देखें ओवरऑल तो 92 से लेकर 97,000 के बीच हम एक रेंज बनती हुई देख रहे हैं। अगर 97 का लेवल ये ब्रेक करती है तो फिर ऊपर और तेजी देखी जा सकती है, और नीचे 92 अगर ब्रेक करती है तो फिर एक फॉल आ सकता है। तो 92-97,000 के बीच में हमें लगता है कि चांदी रह सकती है। तो दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन पिछले अगर हम 15-20 दिनों की बात करें तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, जिसमें हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल रही है। ओके, तो 15 दिनों के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे दायरे में रहेगा बाजार। सेल ऑन राइज के साथ फिलहाल काम करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यही दिख रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। आप बताइए विठुपन जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर? जिस तरह से अनुज ने बताया था गोल्ड का, आई एम द सेम व्यू। मैं पहले तो ग्लोबल मार्केट का लेवल बताता हूँ, क्योंकि काफी लोग आजकल ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे कमोडिटी ट्रेडर्स। तो देखिए 3250 वाला और 3270 वाला जो जोन है, ये मार्केट को स्ट्रगल करने के लिए कोशिश करेगा। पहला चीज तो है कि ये जो रिकवरी है 3150 से 3140 से स्पॉट गोल्ड का जो रिकवरी है, मोर ऑन इन नेचर की थोड़ा सा यूएस के जो भी रेटिंग्स डाउनग्रेड हुए हैं, और सभी का एक्सपेक्टेशन वही है कि रेटिंग डाउनग्रेड से बड़ा तेजी आ जाएगा। तो एक्चुअली उतना मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, स्पाइक्स आ सकता है और सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी इश्यूज में ग्लोबली थोड़ा सेटल डाउन हुआ है, इन्फ्लेशन भी सेटल डाउन हुआ है। तो थिंग्स आर सेटलिंग डाउन एज ऑफ नाउ। सेटल डाउन सिनेरियो में आपको गोल्ड में और तेजी मानोगे तो सीरियसली थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। लेकिन ये भी मान है बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं, लेकिन गोल्ड में
मेरे हिसाब से ऊपर लेवल पे सेलिंग है। और सिल्वर में भी मेरा लग रहा है कि शायद ये उतना तेजी नहीं होगा, लेकिन सिल्वर में एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी बाय अंडर डिक्लाइन बिकॉज सिनेरियो भी सुधर रहा है। अगर मैं M6 के हिसाब से देखता हूं, M6 में गोल्ड में अगर देखिए ये जो लेवल है 94,100 से 94,500, ये एक जोन है जहां पे सेलिंग ट्रिगर लगता है, वहां पे बाजार फंसने का कोशिश कर सकता है और 92,000 92,500 आने के लिए कोशिश करेगा। एज आई सेड लास्ट वीक एज वेल, मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन चाहिए बिलो 90,000, तो मैं वही व्यू में स्टैंड कर रहा हूँ। और सिल्वर में देखिए मैं थोड़ा मान के चल रहा हूँ कि अगर गोल्ड में प्रेशर आता है तो थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा नीचे मिलेगा। तो 94,800 के आसपास से आई प्रीफर टू ऑन द बाय साइड। 96,000 96,500 ये सब लेवल पॉसिबल है। तो डिक्लाइन पे मेरे हिसाब से सिल्वर को बाय करना है। गोल्ड पे यहाँ पे अगर कोई स्पाइक्स हो सकता है इंट्राडे, तो वहां पे सेलिंग होगा। और जो भी अगर कोई इंट्राडे स्पाइक्स में बाय करते तो बुक कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा तेजी का अभी माहौल मुझे तो एटलीस्ट नहीं लग रहा है। जी कि यहाँ पे संभावनाएं आपको अभी फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादातर रिस्क प्रीमियम कम हो गए हैं। लेकिन जो अभी बाजार आज के सत्र में जो सपोर्ट ले रहा है वो है यूएस के इकोनॉमिक नंबर जो हाल में आए थे, उससे साफ तौर से स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं। यूएस की बजट डेफिसिट से भी चिंताएं बढ़ी है, बढ़ते वित्तीय घाटा और इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़े हैं यूएस में, वो चिंता की बात है। साथ ही मूडीज ने यूएस गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दी है और जो पहले AAA रेटिंग थी उसे 1 नॉच कम कर दिया है और रेटिंग वो हटा दी गई है। तो वो रेटिंग जो कम हुई है उससे चिंता है, स्लो डाउन की चिंता है, वो फैक्टर ऐसा है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की बातचीत हो गई, अब बात कर लेते हैं पल्सेस की। एक अहम कमोडिटी है, कंज्यूमर एंगल से इस पर बातचीत करना जरूरी है। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी हैं, आफ्टा के प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर यहाँ पे 2 खबर है, एक तो FY26 के पहले महीने में जो नंबर आ रहे हैं दलहन इंपोर्ट के, वो कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दालों का, मसूर का इंपोर्ट काफी कम हुआ है और पीली मटर का इंपोर्ट भी काफी कम हुआ है। इसे अप्रैल के नंबर काफी कम दलहन के दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर FY25 के अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहां पर रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। आगे आपको ट्रेंड कैसा दिख रहा है? अप्रैल जो पहला महीना है FY26 का, वो तो कम इंपोर्ट वाला दिख रहा है, क्या यही ट्रेंड आगे चलेगा? विश्व मोहन जी, यदि दालें की बात करें तो 2 साल पहले हमारे यहाँ तुअर कम थी, पिछले साल हमारे यहाँ चना कम था। इसलिए हमारी एसोसिएशन ने सरकार को ये रिक्वेस्ट किया था कि मटर और चना इन दोनों पे ड्यूटी हटा दी जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक, जब सरकार ने 2 डिसीजन लिए थे कि मटर पे ड्यूटी हटाई थी। उसके बाद अप्रैल में सरकार ने चने पे ड्यूटी हटाई थी। उस समय हमारे यहाँ कम था क्योंकि माल कम था, हम तुअर की तेजी भी देख चुके थे। उसके बाद हमें अगले साल हमें मटर और चने दोनों में कमी दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड हमने ये बार बार कहा है कि हमारे यहाँ माल की जरूरत नहीं है। ये आपके आंकड़े भी बता रहे हैं। आप आंकड़ों में यदि देखेंगे तो सरकार ने पिछले 3 महीने में जब से मटर का इंपोर्ट खोला है, मटर 1 लाख टन भी नहीं आ पाई है। जबकि पिछले यदि हम 1 साल की रीडिंग करें तो हर 3 महीने में 5 लाख टन या 8 लाख टन मटर तक आ जाती थी। इस बार 1 लाख टन भी नहीं आ पाई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ मटर काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक में है। दूसरी बात, हमारे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारे यहाँ बाजार जो है काफी नीचे हैं। इतने नीचे हैं कि यदि ये भाव रहते हैं तो शायद किसान जो है आगे बिजाई की तरफ ना जाए। दूसरी बात बता दूं मैं विश्व मोहन जी आपको, बाहर जो है वो लेबर ज्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट ज्यादा है। सारी चीज कॉस्ट ज्यादा होने से बाहर के जो सप्लायर है वो इंडिया लाके माल को डंप कर देते हैं ताकि यहाँ पे खर्चा कम आए। मैं मोटा मोटी बताऊं तो बाहर $3 से $4 पर टन का खर्चा आता है, जबकि इंडिया में वही खर्चा जो है $1 से $1.5 के बीच में आता है। तो एक इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यदि हमारे यहाँ डिमांड नहीं होती और भाव नीचे होते हैं तो भी बाहर से माल आके हमारे यहाँ डंप हो जाता है। आप इसलिए देखोगे कि सारे पोर्टों पे यदि आप देखोगे तो बिना डिमांड या कम डिमांड में भी मटर और चने का भरपूर मात्रा में आपको स्टॉक दिखाई देगा। अभी 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति थी तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने सभी स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग ली थी। उसमें हमने भरपूर आश्वासन यही दिया था कि हमारे यहाँ सप्लाई की कोई चिंता नहीं है, हमारे यहाँ सप्लाई अच्छी खासी है। इसीलिए आपने पैनिक सेल परचेज आते हुए भी हमने यहाँ भाव में चढ़ाव नहीं देखा था।
तो ये दो चीजें प्रूफ होती है कि हमारे यहाँ युद्ध की स्थिति में भाव नहीं बढ़े, इसका मतलब हमारे यहाँ स्टॉक बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारे यहाँ इंपोर्ट की, मैं फिर दोहराऊंगा, सस्ते इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर, इंडस्ट्री और किसान ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। यदि बहुत ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे तो दालों की जो है वो कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो वो इंडस्ट्री के लिए खतरा है और किसानों के लिए भी खतरा है। यदि बहुत ज्यादा दाम गिर जाएंगे तो किसान जो है बुआई नहीं करेगा, तो ये वापस इंडस्ट्री के लिए भी खतरा है और कंज्यूमर के लिए भी खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो या फिर बाहर के देश जो है उस स्थिति का फायदा उठा के भाव बढ़ा दे और हमें ऊपर भाव में इंपोर्ट करना पड़े। जो हम 2 साल पहले, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, 2 साल पहले हमारे यहाँ मटर की कम थी पैदावार, तो हमें ऊपर के भाव से बर्मा और अफ्रीका से हमें माल को इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि वहां पे बहुतायत थी। जो वो लोग $500 में माल बेचते थे, वो हमें $1000 में माल बेच के गए, लगभग डबल में। तो इस स्थिति को हमें अवलोकन करते हुए हमें ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि हम सस्ता इंपोर्ट नहीं करें, जब जरूरत है तब हम 5-10% ड्यूटी को यदि हम कम बेसी करें तो ज्यादा है। एकदम से हम 50% ड्यूटी लगा दें, एकदम से हम 50% से 0% कर दें, तो ये इंडस्ट्री इतनी वोलेटाइल, इंडस्ट्री, कंज्यूमर और किसान तीनों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा भी सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा, हालांकि हम लोग बार बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैं आज भी प्रेजेंटेशन देने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में और एग्रीकल्चर में जा रहा हूं, हम वहां पे भी ये प्रेजेंटेशन देंगे कि हमारे यहाँ इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये जो आप डाटा बता रहे हैं वो डाटा भी सरकार की तरफ पहुंचने चाहिए, ताकि पता रहे कि क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए हमारे यहाँ इंपोर्ट कम हुआ है। आपने जैसा कहा कि कम मांग के बाद भी इंपोर्ट ज्यादा है, स्टॉक भी घरेलू बाजार में ज्यादा है, तब कीमतों के हिसाब से बात कर लेते हैं। कौन से दाल आपको यहां से लग रहे हैं जो प्रेशर में ही रहेंगे, उसके दाम नहीं बढ़ने वाले, और कहां लग रहा है कुछ रिकवरी आ सकती है? देखिए, जहां तक मसूर की बात करें, सरकार के पास भी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट भी काफी कम है और काफी दाम कम है, और जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी अच्छा ठीक ठाक हुआ है। तो तीनों चीजों को देखते हुए मसूर के दामों में तेजी नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो सरकार ने 10% ड्यूटी लगाई थी तो बाहर जो है 15% तक मार्केट टूट गया है। नई फसल का जो भाव दे रहे हैं वो लगभग 15% नीचे तक दे रहे हैं, वो जो ड्यूटी लगने से पहले के भाव थे। तो मुझे ये लगता है कि मसूर में भी बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं आ पाएगी। मटर में इंडस्ट्री और किसान ये दोनों पिछले 6 महीने से परेशान हैं, क्योंकि मटर के भाव जो है काफी कम है, 32-33 रुपए मटर के भाव चल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कम है। और चने और तुअर को भी हम देखें तो उसके हिसाब से, क्योंकि तुअर और चने में भी मटर का जो है वो सब्स्टिट्यूट बोला जाता है, तो इन दोनों के भाव भी बहुत ऊपर होने की, मटर से बहुत ऊपर होने की वजह से ये मटर का कंजम्पशन जो है इसकी तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। तो मटर भी काफी मंदी है। चना का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से रिकॉर्ड है, हालांकि हमारे हिसाब से पिछले साल जितना ही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट का बहुत ज्यादा माल पड़ा है और मटर काफी पड़ा है, चना काफी पड़ा है पोर्ट पे, तो हमें लगता है इसमें की सप्लाई की भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब मूंग की बात करें तो मूंग इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि बहुत कम है, लेकिन हमारी एमएसपी बहुत ज्यादा है, सरकार के पास भी अच्छा खासा माल है, और मूंग की जो फसल है वो 5 से 6 फसल साल भर में आता है। तो मुझे ये लगता है कि अगले 1 साल कोई बहुत ज्यादा सप्लाई की तरफ से कोई इश्यू नहीं रहेगा। हाँ, यदि बीच बीच में डिमांड के महीने जो आएंगे, जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये त्योहारी और शादियों के सीजन के जो महीने आएंगे, एकदम से डिमांड बढ़ेगी। उस समय हो सकता है थोड़ा बहुत बाजार बढ़े, क्योंकि लोगों की जो स्टॉक की प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई है। पहले स्टॉक की प्रवृत्ति हुआ करती थी तो 100 रुपए बाजार बढ़ा और सप्लाई आ जाती थी। अब चूंकि बहुत ज्यादा स्टॉक की प्रवृत्ति नहीं रही है, मिलें भी केवल 10-15 दिन का माल लेके रख के चलते हैं, तो यदि डिमांड जो ही आती है तो एकदम से बाजार जो है वो थोड़े दिनों के लिए बढ़ता है, फिर बाजार मंदा आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ, फिर मैं दोहराता हूं, इस साल दालों में कम से कम इस साल किसी भी तरह की सप्लाई की कमी नहीं है। 1 साल तक सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, दाम भी नहीं बढ़ने वाले हैं। मसूर में सबसे ज्यादा दबाव दिख रहा है इनको,
पीली मटर की वजह से चना और तुअर में भी तेजी नहीं दिख रही है और चने का भी पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही मूंग का घरेलू बाजार में तो पर्याप्त स्टॉक है ही, और साथ ही हर 2-3 महीने पे एक नई अराइवल, नई खेप आ जाती है मूंग की, उस वजह से चिंता नहीं। तो कुल मिलाकर ये कंज्यूमर के लिहाज से अगला एक साल काफी बेहतर रहने वाला है। हालांकि चैलेंजेस है किसानों के फ्रंट पर, और साथ ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की बातचीत कह रही है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे बलदेवा जी? छोटा जवाब सर दे दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि तेजी नहीं आ पाएगी, डिमांड रही तो तेजी आएगी। कुछ महीने तेज रह सकते हैं, जो क्योंकि अभी आम की सीजन और हरी सब्जी की सीजन चल रही है, तो मई जून में कभी भी दाल की डिमांड नहीं रहती है। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना हो सकता है कुछ अच्छा रहे, लेकिन तब तक चूंकि किसानों का माल ज्यादातर आ चुका होगा, किसानों को फायदा नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो अगले साल बुआई की तरफ नहीं जाए। इसलिए हमें जरूरत है मई और जून ये महीने कैसे तेजी रहे ताकि किसानों को भाव मिले। शॉर्ट-लिव्ड तेजी इस पर रहेगी। आपका कहना है कि ये तेजी टिकाऊ नहीं होगी, बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी आएगी, कुछ रिकवरी आएगी, लेकिन एक साल तक वो बड़ी तेजी, जो डिसाइसिव तेजी होती कि एक तरफा जो तेजी चलती है, दालों में चली थी, उस तरह की तेजी नहीं दिखती। ये सुनील जी यहाँ पे करेक्ट करना चाह रहे थे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि पल्सेस मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बाकी मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। एग्री की बातचीत हो रही है तो एग्री को ही सबसे पहले ले लेते हैं। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। आज तीनों ही मसालों में नरमी दिख रही है। अनुज जी बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, ये तीनों मसालों पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे मानसून का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उतनी गिरावट नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस अब कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो करीबन 14,600 के आसपास भाव काफी कंसोलिडेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग लेवल यहाँ पर हो सकता है, और ऊपर में हमें लगता है कि अगेन जो 15,000 से लेकर 15,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली अगर हम पूरे मसालों को देखें तो सभी मसाले यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ी गिरावट होगी। हमें लगता है कि यहाँ से एक प्राइस में बाउंस बैक आ सकता है। जिस तरीके से चीजें सेटल हो रही हैं, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मुझे लगता है कि डिमांड जो है मसालों की बन सकती है और यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक, जीरा, धनिया सभी के अंदर लोअर लेवल पे खरीदारी देखी जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ग्वार में सर बता दीजिए, ग्वार फिर से कमजोर दिख रहा है, क्या करना चाहिए अनुज जी? और देखिए, ग्वार में भी अगर आप देखेंगे तो मानसून का इम्पैक्ट है। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी देखी जा सकती है, और हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि इसी रेंज में ही प्राइस ग्वार के सेटल हो रहे हैं, करीबन 5200 के आसपास, और ग्वार कम करीबन 9,800 9,700 के आसपास। तो ये भी मुझे लगता है कि बॉटम लेवल होंगे, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि खरीदारी ही लोअर लेवल पे देखी जा सकती है। ओके, शुक्रिया। आप बने रहिए, आप तीनों मेहमान। हमारे साथ एक और मेहमान हो गए, दीपक बल्लानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आप लोगों के जो नए नंबर आए हैं 15 मई 2025 तक का चीनी उत्पादन का, उसके हिसाब से कितना उत्पादन है और अब तक कितने मिलों में काम जारी है, और फाइनल फिगर क्या आ सकता है, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में हैं सर। नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। अभी तक जो है लगभग सीजन अब खत्म हो गया है। अब 2 मिलों को छोड़ के लगभग 533 मिलें अब बंद हो चुकी हैं, और अभी तक का जो प्रोडक्शन फिगर हमने बताया लगभग 15 तारीख तक, तो 257.44 LMT है। और अभी जून से तमिलनाडु में और कर्नाटका में जो एक स्पेशल सीजन शुरू होता है जो सितंबर तक चलता है, लगभग उसमें 4 से 5 लाख टन जो है और चीनी बनेगी। तो ये मान के चलते हैं कि 261 से लेकर 262 लाख टन चीनी इस सीजन में प्रोड्यूस होगी। सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो सकता है 1 अक्टूबर के आसपास? देखिए, अगर हमने 80 लाख टन से इस बार शुरू किया था, और इसमें लगभग हमने, अगर हम ये प्रोडक्शन फिगर ले लेते हैं 261 262 का, और एक्सपोर्ट हमको लग रहा है कि लगभग 9 लाख टन होगा, और कंजम्पशन हमने 280 लाख टन लिया है, जो कि लगभग सही होता हुआ दिख रहा है। तो इसके हिसाब से लगभग 52 से 53 लाख का जो है क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो कि एक बहुत हेल्दी क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि जो हमारी अक्टूबर में और जो नवंबर में जो हमारी चीनी की कंजम्पशन है लगभग 45 लाख टन होती है, तो लगभग अगर 52-53 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो बहुत हेल्दी चीनी का स्टॉक है। सर, 2025-26 सीजन को लेकर काफी इंडस्ट्री काफी ऑप्टिमिस्टिक है। आप लोगों ने कुछ एस्टिमेट जारी किए हैं या कुछ तैयारी चल रही है क्या सर उस फ्रंट पर? नहीं, अभी हमने कोई एस्टिमेट जारी नहीं किया है। अभी हमारी तैयारी चल रही है। जो हमारा सैटेलाइट इमेजिंग होता है वो हम प्री मॉनसून लेते हैं, तो जून में हमारा ये पूरा एक्सरसाइज जो है
वो सैटेलाइट इमेजिंग और क्रॉप टूर का होगा, और उसको असेस करने के बाद लगभग जुलाई एंड में हम लोग अपना पहला एस्टिमेट रिलीज करते हैं। बट जहां तक फील्ड से खबर आ रही है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्लांटिंग काफी अच्छी हुई है, और क्योंकि हमारे एक अच्छी पानी की उपलब्धि है और क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग केन अवेलेबिलिटी है, तो हमें लगता है कि वहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्रोडक्शन काफी अच्छा हो सकता है इस साल की अगर कंपेयर करें तो। नॉर्दर्न बेल्ट में यूपी में भी 238 के जो प्रॉब्लम आई थी, जो डिजीज की, रेड रॉट की, उससे काफी वेराइटल रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, और उससे भी हमें लगता है कोई टेंजेबल बेनिफिट हो सकता है। तो ओवरऑल क्योंकि आईएमडी ने भी अपनी प्रेडिक्शन में नॉर्मल मॉनसून, अच्छा मॉनसून का प्रेडिक्शन दिया है, तो इन सारी चीजों को देख के ये लगता है कि अगले साल का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो सकता है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और अपडेट दिए हैं। फाइनल फिगर के साथ भी आपसे बातचीत होगी कि 2024-25 का फाइनल फिगर क्या आता है। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज कमजोर है, 5300 के नीचे है, नजर है यूएस ईरान में न्यूक्लियर डील पर जो बातचीत चल रही है उस पर। दिव्या, फटाफट से आप क्रूड और नेचुरल गैस पे अपनी कॉल बता दें, फंडामेंटल्स हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा देंगे सर। क्रूड ऑयल में नीचे का एक सपोर्ट जोन है 5300, जो कॉल ऑप्शन है वो 180 के करीब बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 140 का रखे, टारगेट ऊपर में 220 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस में भी डिमांड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो 285 का जो पुट ऑप्शन है वो बाई कर सकते हैं 10 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 7 का रखे, टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। तो क्रूड में कॉल खरीदनी है और नेचुरल गैस की पुट खरीदनी है, 285 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह। आपकी राय क्रूड और एनजी पर? बिटूपन छोटा रखिएगा। क्रूड ऑयल में देखिए 5420 और 5450 वाला सेलिंग जोन है, और 5150 से 5200 वाला बाइंग जोन है। तो फिलहाल अगर पुल बैक आता है 5420 सेल करना है, 5250 का टारगेट रहेगा, 5530 का स्टॉप लॉस है। नेचुरल गैस का ऑलमोस्ट बाजार गिर गया है, तो एक डाउन साइड पॉसिबल है 260 265 तक। 283 284 के आसपास सेलिंग होगा, 292 का स्टॉप लॉस, 265 70 टारगेट रहेगा नेचुरल गैस पे। ओके, अनुज जी आपकी राय एनर्जी मार्केट पर? देखिए दोनों ही काउंटर में सेल कॉल रहेगी। क्रूड में करीबन 5425 के आसपास बिकवाली करें, 5525 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5150 तक देखा जा सकता है। और नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 289 में स्टॉप लॉस 303 का लगाएं, टारगेट 257 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो नेचुरल गैस में सभी बेचने की सलाह दे रहे हैं। क्रूड पर एक सिर्फ लॉन्ग की कॉल आई है, कॉल खरीदने की, बाकी दोनों एक्सपर्ट्स सेल करने की सलाह क्रूड पर भी दे रहे हैं। मेटल सब फटाफट से जान लेते हैं। दिव्या, छोटा जवाब दे दीजिए, बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद है? इस मेटल में कॉपर जो है हाई लेवल सस्टेन हो नहीं रहा है, तो 860 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस हम 865 का रखें, टारगेट नीचे में 854 रखें। आप बेचने की सलाह दे रहे हैं 854 के टारगेट के लिए। अनुज जी आपकी टॉप पिक बेस मेटल्स में? अनुज जी अनम्यूट करके अपनी बेस मेटल्स पे कॉल बता दें। देखिए कॉपर और जिंक दोनों में ही बिकवाली की कॉल रहेगी। कॉपर में करीबन 857 के अराउंड बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 866 का लगाएं, टारगेट 836 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 259.80 में स्टॉप लॉस लगाएं 263.80 का, टारगेट 248 251 तक देखने को मिल सकता है। कॉपर और जिंक दोनों बेचने की सलाह। आखिरी सवाल बिटूपन, छोटा जवाब, बेस मेटल्स में आपकी तरफ से टॉप पिक? में कॉपर में बेचना है 854.55 में, 848 का टारगेट, 857 के ऊपर स्टॉप लॉस कॉपर। कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं है यहाँ पर, बिकवाली की सलाह। यहाँ से नरमी थोड़ी दिख रही है तीनों एक्सपर्ट्स को। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है उन्हें। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे। इक्विटी मार्केट के वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हालांकि आज दायरे में है निफ्टी बैंक में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, पूरा एक्शन बताएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।